हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल विद्यार्पण एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन, खासकर बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जो कि हम लोग पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में अगर हम बात करें, आप लोगों को हम प्रकाश का परावर्तन का बात किए थे। आज हम बात करें अपवर्तन। तो इससे पहले क्लास शुरू होने से पहले कुछ बातें समझिए। प्रकाश का जो अपवर्तन की हम बात कर रहे हैं, वो अपवर्तन कहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे सिंपल से भाषा में समझिए कि प्रकाश का अपवर्तन आप कहाँ देख सकते हैं। जैसे कि आपने कभी गौर किया होगा, आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें आप पेंसिल रख दीजिए, ट्रांसपेरेंट गिलास होना चाहिए, और आप जब दूर से नजर आप देखिएगा तो आपको पेन थोड़ा सा टेढ़ा नजर आता होगा, या पेंसिल आप जो भी चीज रखें, तो वहां पे आपका लागू होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम इसको कह सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जब जाता है तो प्रकाश की किरणें मुड़ जाता है। ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होके तो दूसरे माध्यम से इसके संचालन की दिशा परिवर्तित हो जाता है, इस पूरे परिघटना को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और भी आप लोग को एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लिए हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का जो तल वास्तविक स्थिति से बोला गया विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। मतलब जैसे आप मान लीजिए एक जगह का, आप मान लीजिए कहीं दूर जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कोई चीज है ना नजदीक में, लेकिन जैसे जैसे आप जाते हैं तो दूर भागता हुआ नजर आता है। तो वहां भी आप समझ सकते हैं, वहां भी अपवर्तन हुआ। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतःपृष्ठ को टेढ़ी प्रतीत होता है। ठीक है ना, वही अगर बात करें कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से आपको बड़ा प्रतीत होता है। तो ये सब क्या हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है आपका प्रकाश का अपवर्तन। आप अगर मान लीजिए, अगर ट्रांसपेरेंट आप गिलास लेते हो, उसमें आप नींबू रखते हैं, तो नींबू का आकार दिखेगा आपको दूर से थोड़ा सा अपने जो ओरिजिनल जो वास्तविक जो आकार होता है उससे थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, उसमें भी आपको क्या नजर आ रहा है, प्रकाश का अपवर्तन नजर आ रहा है। तो इससे ये साबित हो जाता है, जब प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये बात तो आपको समझ में आ गया। जैसे कागज पर लिखे शब्द को अगर जब गिलास स्लैब से देखने पे ऊपर उठते हुए प्रतीत होता है, ये भी एक तरीके से आपका क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब इंग्लिश में कहें तो बेंडिंग ऑफ लाइट। जहां पे भी अगर बेंडिंग ऑफ लाइट की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, उसको मान लेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने अपवर्तन के कुछ बातें लिखे हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, जिसको बोल सकते हैं मान लीजिए विरल माध्यम, इंग्लिश में कह सकते हैं अगर मान लीजिए रेयर मीडियम, ठीक है ना, रेयर मतलब क्या, हवादार, मतलब वायु वाले माध्यम से कोई हम चीज को, प्रकाश की किरणें को पास करा रहे हैं। चीज मतलब क्या, प्रकाश की किरण किरण को अगर कहें तो मान लीजिए वायु वाले माध्यम से पास करा रहे हैं, और उसको डेंसर वाले मीडियम में, मतलब ऐसा जो घनत्व वाले मीडियम है, माध्यम है, उसमें लेके जा रहे हैं, तो लाइट आपका मुड़ जाएगा, प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो यह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब ये मुड़ जाती है तो इसका मतलब ये होगा बच्चों, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ, यहाँ पे अपवर्तन हुआ। जैसे आप देखिए प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, अब प्रकाश की किरण अगर बात करें, विरल माध्यम को लोग कहते हैं यहाँ पे वायु, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं रेयर मीडियम। अब रेयर मीडियम से अगर मान लीजिए ये जो पानी है, इसको आप कह सकते हैं डेंसर मीडियम। अब रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जाएगा ना बच्चों, तो जैसे मान लीजिए लाइट ऐसे पास करके आ रहा है, मतलब अगर मान लीजिए आप आपतित किरण को ऐसे करके पास करा के लेके जा रहे हो, ठीक है ना, और जैसे मान लीजिए ये आपका मान लेते हैं जो कि सरफेस है। अब इस सरफेस की सतह पे अगर मान लीजिए लाइट स्ट्राइक करा, तो जहां पे स्ट्राइक करता है वहां पे क्या होता है, एक अविलंब हो जाता है। लाइट जाना चाहिए था ऐसे करके सीधा सीधा, लेकिन सीधा जाएगा नहीं। रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, सुन लीजिए, अभी नहीं समझे तो। नियम होता है, जब आपका विरल माध्यम से जब संघनन माध्यम में आएगा बच्चों, या यूं कहें
जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है ना, तो लाइट मुड़ जाता है किसके तरफ? नॉर्मल की तरफ, यूं कहें तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे भी हो रहा है आपका प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे ये बात को समझ में आ गया। जब प्रकाश जो है यहाँ से किरण आ रहा है, जिसको हम लोग जो है ना आपतित किरण यहाँ के हिसाब से बोल सकते हैं, और जैसे ही यहाँ पे इंसिडेंट रे मान लीजिए यहाँ पे आया और आने के बाद यहाँ पे स्ट्राइक करा, और स्ट्राइक करने के बाद ये क्या हुआ? लाइट मुड़ गया किधर? नॉर्मल की तरफ, या कहते हैं अविलंब की तरफ। तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पे अपवर्तन। यहीं पे अगर उल्टा अगर बात कहें तो मान लीजिए इस बार हम डेंसर मीडियम की बात करें। डेंसर मतलब क्या? संघनन माध्यम है। अब संघन माध्यम से अगर मान लीजिए अगर हम लाइट को पास करा रहे हैं संघन माध्यम, तो जैसे ही स्ट्राइक किया तो यहाँ पे अविलंब हुआ। अब इस बार लाइट जो है ना नॉर्मल की तरफ, अविलंब की तरफ अगर बात करें नहीं मुड़ेगा, अब क्या होगा? दूर भागेगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। और ये कौन सा माध्यम है? तो ये वायु वाला माध्यम, उल्टा करा दिए। ये डेंसर मीडियम, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेयर मीडियम। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? अगर वायु से अगर कोई इंसिडेंट रे अगर आ रहा है, कोई किरण प्रकाश की आ रहा है, तो आने के बाद जैसे वो संघनन स्थिति में जाएगा, जो अभिलंब होता है ना उसके तरफ मुड़ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। और वही क्या होता है बच्चों, अगर आप डेंसर से मतलब संघनन माध्यम से जब आप रेयर मीडियम में जाएंगे, तो वहां पे नॉर्मल से अभिलंब से दूर भागता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। जब ये बातें आपको समझ में आ गया बच्चों, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करें। तो डेंसर मीडियम, जैसे देखिए संघन माध्यम को क्या बोल सकते हैं? डेंसर मीडियम वो माध्यम जिसका आवर्तनांक अधिक होता है। इसमें जो आवर्तनांक होगा, आवर्तनांक को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शंस की अगर बातें करें, रिफ्रैक्टिव की बातें करें, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब डेंसर है ना, तो लाइट बहुत ज्यादा मुड़ने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो अधिक होता है, वो संघन माध्यम कहलाता है। और इस माध्यम के कण अधिक घने और डेंस होते हैं, जैसे बोल सकते हैं। वही अगर बात करें बच्चों विरल माध्यम का, जो कि एक रेयर मीडियम होता है, वो माध्यम जिसका आवर्तनांक कम होता है, और वो विरल माध्यम से कहलाता है। इस माध्यम के कणों को घनत्व कम होता है। ये तो ठीक है सर। रेयर मीडियम जो कि हवादार है, वायु जिससे प्रकाश किरणें आराम से पास हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर खाली खाली अगर जगह होगा, तो प्रकाश की किरणें क्या होगा? आराम से स्मूथली पास हो जाएगा, है कि नहीं है? वही मान लीजिए बहुत जनसंख्या वाला अगर जगह है, जैसे ट्रैफिक अगर है, तो वहां पे अगर हम लाइट को पास करने की अगर कोशिश करेंगे, तो वहां पे क्या होगा? रुक रुक के जाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? तो ये लाइट मुड़ मुड़ के जाएगा, या कह सकते हैं धीरे होगा, जिसको संघनन के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया बच्चों, जो आप सर आवर्तनांक किसको बोल सकते हैं, और दूसरी बात यह है जब अपवर्तन किसको बोल सकते हैं। जैसे देखिए हम अभी यही उदाहरण की बात कर रहे थे। यहाँ पे पेंसिल हमने यहाँ पे रखा है, और ये ग्लास है। आप जैसे इस ग्लास में पेंसिल को रखे हैं, थोड़ा सा आप ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिएगा, और जैसे आप दूर से नजर देखिएगा, तो आपको पेंसिल क्या नजर आता दिखाई देगा? मुड़ा हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, उसमें भी क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो प्रकाश के अपवर्तन को होने वाली जब परिघटनाएं अगर बात करें, तो बोला गया शीशे के गिलास में रखा गया पेंसिल या चम्मच मुड़ी हुई नजर आना, मतलब ये प्रकाश का वहां पे क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ चुका है। वही अगर बात करें, ये देखिए यहां से बच्चा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। 100% आपको यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसीलिए बच्चों आप इसको ध्यान से सुनिए। जैसे प्रकाश का आपने परावर्तन सुना, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या था? जिसमें हमने बताया था जो आपतित किरण हो, ठीक है ना, या परावर्तित किरण हो, वो एक या अभिलंब हो, सब एक ही जो है ना सरफेस पे रहता है। उसको आप क्या कहें? पहला नियम। और दूसरा नियम ने आपने क्या देखा था? जो आपतित किरण जो था वो परावर्तित किरण के क्या था? बराबर था, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर था। ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। यहाँ से भी 2 मार्क्स आते हैं, और यहाँ भी सेम चीज है, बस एक यहाँ पे कॉमन क्या है? बोला यहाँ पे जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम के पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होता है, हम उसको कह सकते हैं यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका एयर है, एयर मतलब वायु वाला है, और इधर मान लीजिए डेंसर मीडियम, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ऐसे करके जब आया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आपतित किरण। आपतित किरण आने के बाद यहाँ पे अभिलंब गया। जब आपतित किरण एयर से आ रहा है, रेयर मीडियम से आ रहा है, तो या उसको बोल सकते हैं विरल माध्यम।
तो जैसे ही आया तो लाइट मुड़ गया, इस तरफ चला गया अभिलंब की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये जो एक सतह दिख रहा है, ये एक ही तल दिख रहा है, ये है आपतित किरण, ये है अभिलंब और ये है आपका अपवर्तित किरण, सब इसी तल पे लाइज कर रहा है। तो पहला नियम होना चाहिए यही, ठीक है। और दूसरा नियम क्या कहता है यहाँ पे, जब प्रकाश के किसी भी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण ज्या, जिसको साइन बोलते हैं, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों, साइन आई हमेशा क्या होगा, साइन आई मतलब साइन अगर बात करें एंगल इंसिडेंस के हिसाब से बात करें, और साइन आर की अगर बात करें वो हमेशा जो है ना एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर में होना चाहिए। मतलब साइन आई बाय साइन आर ये हमेशा बराबर होना चाहिए, प्रोपोर्शनली होना चाहिए। जैसे प्रकाश किसी निश्चित रंग का माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, और इस नियम को हम लोग स्नेल लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप आपको दो बातें समझ में आ जाना चाहिए। पहला नियम क्या था, तो आपको समझ में आ गया, जो आपतित किरण होगा और परावर्तित किरण होगा और अभिलंब होगा वो सब क्या होता है, एक ही तल पे लाइज करेगा। और दूसरी बात हमने अभी बताया, दूसरा जो लॉ होता है जो साइन आई अब बाई साइन आर जो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये अगर हम ये एंगल को अगर बढ़ा रहे हैं तो ये भी एंगल जो है ना बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा, ठीक है ना। तो जब दोनों एक दूसरे के रेशियो में अगर अनुपात में अगर चेंज कर रहा है, लेकिन स्थिर वाला मतलब फिक्स्ड वाला, ठीक है ना, तो हम जिसको क्या कह सकते हैं, स्थिर होता है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दूसरा नियम। ये दो नियम आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला आपको दे रखा है जो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू जो क्या होगा, स्थिरांक होगा, ये होता है आपका सेकंड लॉ और ये हुआ फर्स्ट लॉ। अब ये भी लिख सकते हो प्रकाश का अपवर्तन के नियम। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं बच्चों जब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम प्रकाश की किरणें जब जाती है ना तो कितना रिफ्रैक्ट हुआ, कितना मुड़ा, ठीक है ना, वो भी एक अनुपात में, उसी को क्या कह सकते हैं हम लोग, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हिंदी में कहें तो उसको बोल सकते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो अपवर्तनांक किसको कह सकते हैं, तो बोला गया यहाँ पे जब प्रकाश की चाल, जैसे ऊपर हम लिख सकते हैं जब प्रकाश की चाल हवा में, ठीक है ना, प्रकाश की चाल जो होगा वो अगर हम मान लेते हैं वायु में हमेशा ऊपर, अच्छा वैसे तो ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम एक, माध्यम मतलब क्या, माध्यम मान लीजिए एक हुआ, और फिर मान लीजिए प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन माध्यम कौन सा, माध्यम हो जाएगा आपका दूसरा। अच्छा प्रकाश का जो अपवर्तन है उसके लिए आपको दो माध्यम होना बहुत जरूरी है, जब तभी तो पता चलेगा जब प्रकाश किरणें मुड़ रहा है या नहीं मुड़ रहा है। तो एक से दूसरे में जाने के लिए आपके पास दो माध्यम होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है बच्चों, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा। आप इस जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ है इसको आप क्या पढ़िएगा, इसको बोलिएगा एन का मतलब होता है सिंबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एन का मतलब क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है ना, इसको अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। ये तो समझ में आ गया। तो सर यहाँ पे जो है ना माध्यम पहला प्रकाश की चाल, अब बट्टे में क्या हो जाएगा माध्यम दूसरा प्रकाश की चाल, ये तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे पढ़ लेंगे, यहाँ जैसे लिखा हुआ है N21 या 21 पढ़ेंगे, लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम टू मतलब माध्यम दो में, और जो हम यहाँ पे बना रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, वन के, तो यहाँ पे ये लिखा है माध्यम टू, ठीक है ना, प्रकाश की चाल जगह बात करें माध्यम टू के सीधे सापेक्ष आवर्तनांक माध्यम वन के हिसाब से, ठीक है, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन के हिसाब से बोला जाता है इसको इंग्लिश में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम टू मतलब माध्यम टू विथ रिस्पेक्ट टू, जिसको अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं आदर भाव करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। मतलब यहाँ पे बच्चों आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 लिखने का मतलब ये है जो हम ऊपर वाला मीडियम वन ऊपर चला जाएगा और मीडियम जो है ना टू नीचे आ जाएगा, ऐसे करके ये कहना चाह रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। सापेक्ष बोल सकते हैं यहाँ पे, तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष आवर्तनांक हिंदी में क्या कहेंगे, इंग्लिश मैंने बोला यहाँ पे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, हिंदी में क्या कहेंगे, माध्यम टू का माध्यम एक के सापेक्ष आवर्तनांक मतलब
1 का मतलब होता है ये 2 जो है वो नीचे रहेगा और 1 जो है ऊपर रहेगा, जिसको हम सापेक्ष मानते हैं, जिसको हम लोग जो है ना रिस्पेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। वैसे अगर एब्सोल्यूट अगर बातें करें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो वो वायु में जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, C इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा C नहीं मतलब N। N का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे C/V। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हुआ, सूत्र हुआ। ठीक है ना बच्चों, आपको याद कर लेने हैं जब यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बातें करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेगी, ये वायु वाला रहेगा, मतलब हमेशा एयर की बात करेगा, और ये मीडियम दूसरा तीसरा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की ओर। जैसे कि आप यहाँ पे इस चीज को अभी समझा चुके हैं, फिर से एक बार समझिए हम क्या कहें। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं विरल माध्यम का मतलब होता है खाली खाली जगह। तो सिंपल सी बात है, जब खाली खाली अगर जगह रहेगा बच्चों, तो प्रकाश की चाल जो है ना बहुत तेजी से जाएगा, और जैसे ही वो संघन माध्यम में अगर जाएगा, मतलब डेंसर मीडियम में जाएगा, तो प्रकाश की चाल क्या हो जाता है? धीरे हो जाता है। ठीक है, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा आपतित किरण, फिर जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करा नॉर्मल हुआ, और इसको जाना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन सीधा सीधा नहीं गया, वो क्या हुआ? इधर की ओर मुड़ गया है। तो पहला आप ये समझ में आ गए, जो अगर हम विरल माध्यम से अगर संघन माध्यम में लेके जाते हैं, तो जो प्रकाश की जो किरण है वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। दूसरा नियम, अगर हम संघन माध्यम से, यहाँ पे देख सकते हैं, जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में आते हैं, तो ये लाइट जो दिख रहा है आपको यहाँ पे स्ट्राइक तो करेगा, लेकिन ये नॉर्मल से अभिलंब से दूर चला जाएगा। तो जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो उसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हो जाती है या हट जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको बात समझ में आ गया है। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या बोला गया है। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया, जो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अभी तक जितनी भी बातें हम बता रहे थे वो सब का सब क्या था? प्रकाश का अपवर्तन। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों लेंस के बारे में। ठीक है ना, तो गोलीय लेंस। लेंस दो तलों से घिरा हुआ कोई भी पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो तल गोलीय और गोलीय लेंस या लेंस कहलाती है। जैसे लेंस की बात करें तो यहाँ पे दो पारदर्शी माध्यम होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अब वो दो माध्यम अगर बातें करें जिसका एक या दो तल गोलीय होने से गोला टाइप का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लेंस। गोलीय लेंस की अगर बात करें, स्फेरिकल लेंस की बात करें बच्चों, तो दो प्रकार की हम लोग बात करते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो उत्तल एवं अवतल लेंस में पहले अंतर देख लीजिए, क्योंकि ये से यहाँ से आपको 2 मार्क्स के प्रश्न आएंगे ही आएंगे, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। जो बच्चों बताइए, जो गोलीय लेंस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो आप बताइएगा सर 2 प्रकार का होते हैं। ठीक है ना, जिसमें कहेंगे उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब उत्तल और अवतल में अगर बात करें, थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। यहाँ पे अंतर ये है, उत्तल लेंस की बात करिए, किनारा की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बीच में क्या होगा? मोटा होता है, और इसे अवसारी लेंस भी कह सकते हैं। अवसारी का मतलब ये हुआ बच्चों, ये पूरा एक के जगह इमेज को जो है ना, जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक के जगह ला के दे देगा। ठीक है ना, उसको बोल सकते हैं अवसारी। और वही अवतल लेंस की अगर बातें करें, ये बीच की जो अपेक्षा किनारा से मोटा होता है। यह बीच की अपेक्षा किनारा इसका मोटा होता है, मतलब ये जो किनारा है ना, ये इसका मोटाई ज्यादा होता है, और इसका बीच वाला मोटा ज्यादा होता है, और ये बगल वाला जो होता है ना, वो बहुत पतला होता है। उत्तल लेंस का ये जो किनारा है वो बहुत ही पतला होता है, इसका अगर बात करें मोटा होता है। इसका सेंटर की अगर बातें करें, माध्यम वाला बात करें, तो वो होता है पतला होता है। ठीक है, इसे अवसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बच्चों? अवसारी। इसको बोलते हैं अपसारी, क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज का मतलब क्या? ये किरण को दूर दूर बिखर देता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अपसारी।
और अभिसारी मतलब होता है जो सारे इमेज को इकट्ठा कर देता है, ठीक है ना, सारे किरण को इकट्ठा कर देगा तो उसको बोलते हैं हम लोग अभिसारी। और वही अगर बात करें जब दूर दूर सारे किरण को बिखर देगा उसको बोलते हैं अपसारी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर हम बात करें उत्तल लेंस के विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, उभयोत्तल जिसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस, जिसके दोनों तल क्या होता है, उत्तल होते हैं। ठीक है, दोनों जो तल होना चाहिए वो क्या होता है, उत्तल। सम समतोलक की अगर बात करें जिसको बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स, जिसका एक तल समतल और दूसरा तल क्या होना चाहिए, उत्तल होना चाहिए। वही अगर बात करें कॉनकैव कॉन्वेक्स का तो अवतल लोतल की बात करें जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल क्या होना चाहिए, अवतल। तो ये आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। उसी तरीके से अगर बात करें बच्चों अवतल लेंस के भी विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं, जैसे उभय अवतल की बातें करें, ठीक है ना, उभय वतल की बात करें इसको बोलते हैं बाय कॉनकेव लेंस, जिसमें दोनों तल क्या होता है, अवतल होते हैं। वही अगर प्लानो कॉनकेव की बात करें बच्चों, जिसका एक तल समतल और दूसरा तल क्या होता है, अवतल होता है। वही कॉन्वेक्सो की बात करें जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। तो प्लीज इसको याद कर लें क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं वक्ता केंद्र, मुख अक्ष, ये सब क्या होता है। देखिए अभी आपने क्या सीखा, मैंने बोला अभी गोलीय लेंस के बारे में। तो गोलीय लेंस दो प्रकार का, उत्तल और अवतल। उत्तल मैंने बोला जिसको हम लोग अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, और जिसमें बीच में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मोटा होता है, किनारा क्या होता है, पतला होता है। वही मैंने बोला अभी अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस में क्या होता है, जो किनारा जो होता है वो मोटा होता है, और उसके बाद अगर हम कहें तो बीच वाला क्या होता है, पतला होता है। इसको हम लोग जो है ना अपसारी लेंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे लेंस की बात करें हम लोग तो दो ये पढ़ने वाले हैं, जो उत्तल और अवतल। जैसे इसका अगर बात करें, ये उत्तल की बात करें, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास दो दो फोकल लेंथ की बात किया जाएगा। यहाँ पे दो दो फोकल लेंथ होगा, और ऐसा इसीलिए होगा बच्चों क्योंकि ये जो लेंस होता है ना, दूगो से बना होता है। जैसे मान लीजिए एक ऐसे लिए और ऐसे लिए, अब इसको इरेज करके देख लो दोनों तरफ से, तो कुछ इस तरीके से बना होता है। मतलब दो लेंस से आपको जो है ना बनने वाला होता है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस की बात करें या कॉनकेव की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें या अवतल लेंस की बात करें, दो लेंस से बनता है। इसलिए फोकल लेंथ भी क्या होगा, इसके दो दो फोकल लेंथ हो जाएंगे, ठीक है। तो लेंस के घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को हम लोग वक्रा सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है। इसके लिए लेंस का मुख्य अक्ष को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, और ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया यहाँ पे इसके दो दो फोकल लेंथ होते हैं। अब ये दो दो फोकल लेंथ की बातें करें तो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं जो क्या होता है। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। इतना बात समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करना, यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। मतलब ये जैसे मान लीजिए हम यहाँ उत्तल लेंस लिया, ठीक है ना, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग जो है ना प्रधान अक्ष बोल सकते हैं या मुख्य अक्ष बोल सकते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ये लेंस होता है। मान लीजिए लाइट को हम इस तरफ से, जो किरण है आपकी किरण इस तरफ से पास हो रहा है, पास होने के बाद यहाँ लेंस पर यहीं तक रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे जाने के बाद ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए फोकल लेंथ पहला की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा ये। हमेशा जो प्रकाश की किरण है यहाँ पे पड़ने के बाद ये इधर से हमेशा पहला वाला जो फोकस दिख रहा है ना फोकल लेंथ, इसी से मिल के जाएगा। मान लीजिए यहाँ भी इन्फिनिटिव से और ऐसे करके गया, यहाँ पे स्ट्राइक रखा, इसको भी कहाँ से पास कराएंगे, फोकस से पास होगा। फोकस से टेढ़ा हो गया, फोकस से मतलब पहला फोकस मतलब पहला फोकल लेंथ से पास होगा। हमेशा पहला से ही पास कराने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप देख सकते हैं, तो इसको उत्तल लेंस बोलते हैं, और इसी वजह से क्या देखते हैं यहाँ पे सारे के सारे किरण पुंज यहाँ पे मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। और वही अवतल की बात करें तो अवतल कुछ इस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, और इसमें क्या होता है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, जैसे यहाँ पे आएगा तो आने के बाद ये डाइवर्ज कर जाता है, उल्टा चला जाता है, ठीक है ना। अब ये भी जैसे मान लीजिए इन्फिनिटिव से आ रहा तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा चला जाएगा। इसको मुझे क्या करना पड़ता है, एपियर टू मिट ऐसे करके डॉट 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 करके जो है ना हमको मिलाने पड़ते हैं। और जब ये डाइवर्ज कर जा रहा है तो इसी को बोलते हैं हम लोग अपसारी, ठीक है ना। और जब एक जगह इकट्ठा मिल जाता है उसको बोलते हैं अभिसारी, ठीक है ना, अभिसारी इसको बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो अभिसारी और अपसारी समझ में आ गया बच्चों, जिसको हम लोग
कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए, आप समझिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हमको कोई भी प्रतिबिंब चाहिए या कोई भी प्रतिबिंब अगर बनता है लेंस पे, तो वो कहाँ से किरण पास होना चाहिए, इसके लिए 3 बातें आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उत्तल लेंस के किरण आरेख का बनाने का नियम क्या है? बीम के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले कोई भी प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती है। यहाँ देखिए फोकस 1 हुआ, अब फोकस दूसरा होगा। दो फोकल लेंथ होगा, एक इस साइड 2 होगा और इस साइड, लेकिन हमेशा जब आपको पास कराने बच्चों, हमेशा फोकस ही कराने, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गया? तो पहला नियम क्या है? आप प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं, आप इसके समानांतर लेके जाएंगे, यहाँ पर रहेगा और फोकस पास कराएंगे, पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है बच्चों? आप फोकस से लेके जाओ, फोकस से लेके यहाँ पे स्ट्राइक करा दो और फिर इसके समानांतर करा दो, दूसरा नियम। और तीसरा नियम होता है जो ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों देख सकते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत हॉट है। मतलब ये जैसे अब जिससे ऑप्टिकल सेंटर से आएगा बच्चों, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये लौट भी जाता है। ऑप्टिकल सेंटर से जब किरण आरेख यहाँ पे पास कराएंगे, तो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से ये लौट भी जाता है, जैसे कि आप लोग को पहले से ही मालूम है, ठीक है? ये 3 नियम आपको मालूम होना चाहिए आरेख खींचने का, ठीक है? मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जो मुख्य अक्ष होते हैं उसके समानांतर आने चाहिए और फिर फोकस से पास करा देने हैं। दूसरा होता है फोकस से लेके जाओ और समानांतर कर दो। और तीसरा नियम होता है जो ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ, इसको कर्वेचर भी बोल सकते हैं, जिसमें लोग मिरर दर्पण में बात किए थे उसी तरीके से इसको भी उसी रास्ते से लौटाना पड़ता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है बच्चों? चलिए ये बात समझ में आ गया। आप देखिए, उत्तल लेंस से हमको जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या-क्या स्थिति के हिसाब से बन सकता है, इसको हम लोग समझेंगे। आपसे क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं और हम बात कर रहे हैं उत्तल लेंस का, ठीक है ना? ध्यान समझिए, इसके हम डायग्राम भी समझाएंगे। जैसे यहीं पे हम समझाते हुए चलते हैं, अब समझिए। बोला गया है जब आप अनंत पर कोई वस्तु को रखते हैं, और सब का सब क्या है बच्चों? उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम उत्तल लेंस यहाँ बना रहे हैं, ये हुआ प्रधान अक्ष, ठीक है? और अनंत पे है, तो अनंत पे मतलब कि इस तरीके से अब ऐसे करके, अच्छा ये क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे करके लेके जाओ, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों F1, ये हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा 2F, ऐसे करके मान लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति इसके हिसाब से अगर बात करें बच्चों, इसके हिसाब से, तब तो हमको उल्टा लेना पड़ेगा। मतलब ये इसको माना पड़ेगा 2F, इसको माना पड़ेगा यहाँ पे 2F, ठीक है? 2F और इस तरीके से हो जाएगा। इसको हमको मानना पड़ेगा F1, इसको मानना पड़ेगा 2F1। मतलब ये इसको मानने के लिए तो हम अपने हिसाब से मान सकते हैं। मान लीजिए हम ये जो फिगर यहाँ पे दिख रहा है, ये जो लिखा हुआ है F2 F2 2F2, अब इसके हिसाब से आपको बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लीजिए अगर हम अनंत पे रखें, तो रखने के बाद क्या होगा? यहाँ पे आएगा, आने के बाद ये यहीं से पास होगा फोकस F2 से, ठीक है ना? और दूसरा भी अगर बात करें, ये भी इस तरीके से जा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे जाने के बाद ये F2 से पास होगा। आप देखिए ये दोनों का दोनों जो किरण है F2 पे जा रहा है। तो जहाँ पे अगर अपने आप इंटरसेक्शन हो जाता है, जहाँ पे रेखा अगर अपने आप प्रतिच्छेद हो जाएगा बच्चों, वहीं पे बनता है प्रतिबिंब। तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब यही बनेगा। तो यहाँ देखें ना प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो F2 पर है, तो यहाँ पे F2 पे है और अत्यधिक छोटा होगा क्योंकि पॉइंट साइज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना? और ये कैसा बनेगा? तो आभासी तथा उल्टा। जहाँ पे अपने आप अगर जो दो अपवर्तित किरण जो होता है, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव, जो रिफ्रैक्टेड रे होगा बच्चों, वो अगर अपने आप अगर इंटरसेक्शंस होता है, तो जहां अपने आप अगर इंटरसेक्शंस होता है, तो वहां पे बनता है आपका हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसी तरीके से अगर बात करें, अगर हम बच्चों रखते हैं 2F1 पे रखते, फिर से देख लीजिए, यहाँ इस तरीके से रखें, फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो F2 होगा,
और यहाँ पे होगा 2f2 होगा, और यहाँ पे 2 नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे f1 होगा, और यहाँ पे होगा 2f1। तो अब बोला जा रहा है यहाँ पे हम किस पे रखना है, वस्तु पे, वस्तु को रख रहे हैं यहाँ पे। अगर वस्तु का यहाँ पर अगर रख रहे हैं तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, ये आपका आपतित किरण है। जाने के बाद कहाँ से हो जाएगा अपवर्तित, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड। और दूसरा देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, नियम क्या है, एक आपने समानांतर यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब मुख्य अक्ष के यहाँ पे समानांतर लेके गया और ले जाने के बाद है F2 से पास करा दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाइए और ऐसे करके पास कराइए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 और 2F के बीच में। देखिए ये भी मेरा F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है और छोटा बन रहा है। यहाँ पे ये जितना बड़ा वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उससे छोटा मेरा प्रतिबिंब बना के देगा। और यहाँ भी अपने आप इंटरसेक्शन हुआ है, ऐसे करके अपने आप हुआ है, हमने डॉट 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 से नहीं मिला है, मतलब ऐसा प्रतीत नहीं करवाए है, ये सही में मिला है, इसीलिए यहाँ पे बनेगा आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे तीसरा, अब तीसरा बोला गया है, अच्छा ये बोला गया था 2f से परे, तो इससे पहले वाला जो आप देखे वो क्या था, 2f पे नहीं था बच्चों, वो 2f से पहले के बाद बोला गया था, सॉरी इसमें क्या था, अभी देखिए परे हमने देखा, हम इस पे बात कर लिए थे, लेकिन आप देखिए क्या होगा जब 2f से पहले की बात करें, इसको फिर से समझ लीजिए बच्चों, फिर से समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, जब ये आपके पास उत्तर लेंस के दिया हुआ बातें हैं, तो यहाँ पे f1 हुआ और ये 2f1 हुआ, तो बोला गया आप वस्तु को यहाँ पर रख रहे थे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर रख रहे थे तो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे इस तरीके से गया और f1 है और यहाँ पे आपका जो है ना ये f2 होगा, ठीक है ना, ये f2 हुआ और ये 2f2 है। तो जैसे यहाँ से ऐसे पास कराओगे, फिर यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओगे और ये ऐसे पास, मतलब बनेगा यहीं पे, लेकिन इसमें बोला गया था इस तरफ है, मतलब 2f से पहले वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, 2f1 से पहले। बात समझ में आएगा, बनेगा वहीं पे और बाकी बात सारी चीज वैसे ही। अब तीसरा समझिए, तीसरा क्या कह रहा है, 2f1 पे देखिए, जब यहाँ पे अगर हम उत्तर लेंस ले रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से हुआ, ये रहा आपका f1, ये रहा आपका 2f1, ये रहा बच्चे आपका f2 और ये रहा 2f2। अब बोला गया है तीसरा नंबर पे, जब वस्तु अगर मान लीजिए यहाँ पर रख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ पर रख रहे हो, तो यहाँ पे जैसे पास कराएंगे आपतित किरण, ये हमेशा फोकस से पास कराना है, फोकस से जाएगा, ये फोकस से ही जाएगा। और दूसरा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये जो दिख रहा है ना, इसको यहाँ से लेके जाइए, ऐसे करके सीधा पास कराइए। तो आप देख रहे हैं बच्चों कहाँ पे ये मिट कर रहा है, कहाँ पे, तो 2f2 पे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर तीसरा नंबर की बात करें, जब आपका वस्तु 2f1 पे है तो कहाँ पे इमेज बना रहा है, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, 2f2 पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। और साइज कैसा बना रहा है, समान साइज का, और ये क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। इसका पूरा कंप्लीट हम आपको डायग्राम देने वाले हैं और समझा के आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स को, ये हमेशा उत्तर लेंस हुआ, फिर से वही बातें हो रहा है बच्चों, यहाँ पे f1 और ये हो जाएगा आपका 2f1 और ये हो जाएगा f2, ये हो जाएगा 2f2, इसके हिसाब से चल रहे हैं। अब अगर f1 तथा 2f1 की, ये है 2f1 और f1, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप वस्तु रखते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लेके जाइए, आपतित किरण लेके जाइए, और हमेशा आपको फोकस से ही लेके जाना है बच्चों। उसके बाद दूसरा आप रे कहाँ से लेके जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से लेके जाओ। क्या होगा बच्चों, ये जो इमेज बनेगा ना, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2f2 के बाद बनेगा, परे बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चौथा नियम की बात कर रहे हैं, जब f1 तथा 2f के बीच में रखते हैं तो 2f2 से परे, मतलब 2f2 के बाद आपका प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। और साइज की अगर बात करें, इससे थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं वर्धित, क्योंकि हम चौथा की बात करें, 2f2 से परे है, लेकिन यहाँ पे विवर्धित है, लार्ज है, बड़ा है, वास्तविक और उल्टा है, ठीक है। वही अगर बात कर ले बच्चों, अगर आप यहाँ पे फिर से वही बात, अगर आप f1 और यहाँ पे 2f1, यहाँ पे 2f नहीं, सिर्फ f2 और यहाँ पे 2f2 है। आप देखिए पांचवा नंबर में क्या कह रहे हैं, अगर हम फोकस f1 पे, मतलब प्रतिबिंब वस्तु को अब यहाँ पर रख रहे हैं, पहले वस्तु क्या था, इन्फिनिटी, फिर कहाँ आया 2f2 से पहले, फिर कहाँ आया 2f2 पे, फिर हमने क्या बोला 2f1 और f1 के बीच में, अब कहाँ पे लाके आ गए हैं,
F1 पे, और जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो इस तरीके से अगर गया फिर से फोकस से पास कराओ। उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर है तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो गया, जब हम लोग यहाँ पे F1 पे लेके जा रहे हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है अनंत पे बनेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो दो समानांतर रेखा कहीं भी मिलता नहीं है, तो इसके लिए एक के वो आइडिया रहता है, वो रहता है कहाँ पे मिलेगा, अनंत पे। ठीक है, वो कहाँ पर रहेगा, तो अनंत पे ही मिलेगा। इसीलिए लेकिन बनेगा इसका इमेज क्या की बातें करें बच्चों, इसका जो प्राकृतिक होगा इमेज का प्रतिबिंब का वो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा ही होगा, वास्तविक और उल्टा ही होगा। और अभी का सबसे इंपॉर्टेंट छठा नंबर केस लास्ट, जो कि अगर बोला गया है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से अगर हम पास करा रहे हैं, जैसे ये F1 हुआ, 2F1 हुआ और ये F2 हुआ, तो ये सब पता चल चुका है आपको। हम फोकल लेंथ की बात करें, दो फोकस होता है। अब बोला गया फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र मतलब हम बार बार जो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर कह रहे हैं ना, तो ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आप वस्तु को रख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से तो जाएगा, एगो तो पास है, ठीक है ना, जाने के बाद क्या होगा, अब इसको जब ऐसे पास करा रहे हैं तो इस तरीके से पास होगा। दूसरा अगर मान लीजिए यहाँ भी ऐसे लेके जाइए तो ऐसे करके भागेगा, ये दोनों के बीच में आप देख रहे हैं गैपिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करना होता है, इसको अपीयर टू मीट कराना होता है, मतलब हम यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत नजर दिलवा देंगे। यहाँ पे मान लेंगे जो मिलता हुआ है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मिल गया है, तो कुछ इस तरीके से क्या देख रहे हैं, फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच यहाँ पे बीम की स्थिति है, जिस अब यहाँ पे जिस ओर बीम है उसी ओर क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। आप देख रहे हैं इधर ही बीम है मतलब वस्तु है, और इधर ही क्या बना रहे हैं हम, इधर ही बना रहे हैं इसका प्रतिबिंब। और कैसा बनेगा, अभी देख रहे हैं बहुत छोटा है, इससे प्रतिबिंब क्या बना, बहुत ही बड़ा। बीम बहुत छोटा है, प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये बनेगा आभासी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, अगर जो ये आपका प्रधान अक्ष है इसके ऊपर जो भी प्रतिबिंब बनता है इसके ऊपर, वो हमेशा सीधा बनता है, और जैसे ही अगर प्रधान अक्ष के नीचे जो बनेगा हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये रहा आपका सारे क्वेश्चंस जो 6 का 6 केस बताए हैं, सबका यहाँ ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। देख पा रहे हैं, यही हमने आपको अभी समझाया है। ठीक है बच्चों, ये आपका किरण आरेख है, अब इसको समझ लें। मैंने समझा दिया कहाँ से पास कराएंगे, फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करें। अब हम बात करते हैं उत्तर लेंस का। उत्तर लेंस की बात करें बच्चों, तो यहाँ सॉरी उत्तर लेंस की बात कर चुके हैं, अवतल लेंस की बात करें। अवतल लेंस द्वारा बीम और विभिन्न का स्थिति के जाने, तो यहाँ पे दुइयों केस है। जैसे उत्तर लेंस में 6 का केस था, 6 कारण दिया हुआ था। अब यहाँ पे अच्छा सबसे मेन बच्चों आपको जो है ना, अगर डायग्राम मान लीजिए नहीं बनाने के अर्थ है, तो ये आपको याद कर लेने होंगे जो हम कहाँ पे जो है बीम को रखेंगे और कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, किस तरीके से कितना उसका आकार रहेगा और प्राकृतिक प्रतिबिंब का क्या रहेगा, ये आपको याद रखने की जरूरत है। वैसे हम समझा दिए हैं, अगर ये आप याद रखेंगे तो आपको 100% क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगर अवतल लेंस की बात करें तो बोला कि यहाँ पे अगर पहला केस सब कुछ वही है, आरेख नियम देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है अवतल लेंस। अब जैसे हम यहाँ पे इस तरीके से ले गए तो ये डाइवर्ज कर गया, और जब ये डाइवर्ज करता है बच्चों तो इसको कैसे मिलाया जाएगा, देखिए ऐसे करके हम जो है ना लेके आएंगे, और यहाँ पे पता ही है लेंस बीच में होता है, और लेने जाने के बाद यहाँ से ये डाइवर्ज कर जाएगा। अच्छा हम एग्जाम्पल जब दे रहे थे तो कुछ इस तरीके से डाइवर्ज करा दिए थे, वो गलत था। यहाँ पे इस तरीके से समझ लीजिए, अगर हम इसको ऐसे डाइवर्ज कर दिए और यहाँ भी मान लीजिए आनंद से आ रहा है, अब आनंद से आ रहा है तो ऐसे डाइवर्ज कर गया, अब इसको डॉट 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 से यहाँ पे F1 जो दिख रहा है यहाँ पे मिट करेगा, तो यहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख सकते हैं जब आनंद पे होता है तो फोकस पे ही बनता है, अत्यधिक छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। तो अवतल लेंस में हमेशा जितना भी प्रतिबिंब बनता है बच्चा, वो सब का सब क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है, सीधा का सीधा बनेगा सारे के सारे। ठीक है, ये पहला नियम तो समझ में आ गया। अब दूसरा नियम समझिए, अगर हम आनंद तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र मतलब ऑप्टिकल सेंटर और आनंद के बीच में अगर मान लीजिए अगर हम रखते हैं वस्तु को, बीम को, तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे बीम है, ठीक है ना, तो ऐसे करके क्या आपतित किरण फिर डाइवर्ज कर गया, इसको फिर से डॉट 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 करके फोकस से पास कराएंगे, यहाँ फोकस है ना,
आप देख पा रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये डाइवर्ज किया तो इसको डॉट 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 से फोकस से पास कराएं। फिर दूसरा क्या है नियम, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों इंटरसेक्शन हुआ है, इसीलिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, मतलब आभासी तथा सीधा इसका प्राकृतिक रहेगा, F1 और O के बीच बनेगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे दिख रहा है, यह है ऑप्टिकल सेंटर और F1, मतलब हम F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ जब मुख्य अक्ष की या प्रधान अक्ष के ऊपर अगर बन रहा है, इसका मतलब हमेशा आभासी ही होगा और सीधा ही होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लेंस के प्रकाश केंद्र से उसके फोकस से की गई दूरी को हम लोग लेंस के फोकस बोलते हैं। ठीक है, पता ही होगा। बोला किसी लेंस के सतह की वक्रता जितनी अधिक होगी, अर्थात लेंस जितना मोटा होगा, किसी लेंस के सतह की बात कर रहे हैं, जितना ज्यादा अधिक होगा अर्थात जितना मोटा होगा उसकी फोकस दूरी उतना ही कम होगा। ये ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और वही अवतल की अगर बातें करें, फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होता है। कैसे सर, यहाँ समझिए, कोई भी फोकस दूरी है ना किसी वस्तु का, या हम यूं कहें किसी बीम का, जब हम लोग निकालते हैं तो कैसे से, ये मान लीजिए अगर आपका इस तरीके से दिया हुआ है और ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में इमेज आपका किधर बना था, मतलब उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, जैसे कि यहाँ फोकस था और यहाँ पे था, इस तरीके से बात कर रहे थे, तो इस डायरेक्शन में अगर आता है बच्चों तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इस डायरेक्शन में अगर जाएगा तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें जितने भी इमेजेस बना था फोकस दूरी सब इस डायरेक्शन में था, इसलिए पॉजिटिव हो गया। और अभी अभी हमने आपको बताया था इस तरीके से, ठीक है ना, जिसमें था हम लोग का कॉनकेव के लिए, अवतल के लिए, तो जहाँ पे डाइवर्ज करके जब इस तरीके से इसको डॉट 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 इस तरीके से दिखाए थे ना, यहाँ इस डायरेक्शन में चला गया, इसीलिए क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। मतलब ये अगर हम लोग को लेंस के इस डायरेक्शन से बोला जाएगा तो नेगेटिव होता है, लेंस के इस डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब समझिए प्रतिबिंब किसको कहते हैं, मतलब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या काटती हुई प्रतीत होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। सिंपल सा भाषा में ये प्रतिबिंब हम लोग उसको कहेंगे जहाँ पे दो अगर परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण अगर जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगा, मिल जाएगा, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, यह दो प्रकार के होते हैं, रियल और इन्वर्ट, क्या बोल सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी। वास्तविक मैंने बताया था, उसको बोलते हैं जो सिनेमा पर्दा पे जो है ना तैयार करके आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आभासी अगर बात करें तो उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब बोला गया है कि किसी बिंदु स्रोत से अति किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसी बिंदु को स्रोत का वास्तविक मतलब सही में मिल रहा है। और इसके लिए हम लोग को यहाँ पे अगर हम आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें, और बोला गया यहाँ पे जो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होता है उस बिंदु को हम लोग जो है ना आभासी कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब बोला गया वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा। आभासी मतलब क्या होता है, सीधा बनाना। ठीक है ना, उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु के वास्तविक और आभासी दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस द्वारा वस्तु सदा आभासी प्रतिबिंब ही होता है। तो अवतल जो लेंस होता है उसमें हमेशा बच्चों क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, और उत्तल लेंस में एक से लेकर 5वां केस तक अगर बातें करें तो अवसारी हो जाएगा। ठीक है ना, और एक वो केस होता है वो हो जाता है आपका अपसारी। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो उत्तल लेंस में आपने देखा वास्तविक और आभासी दोनों हो जाएगा, और यहाँ पे अवतल लेंस में आभासी ही सिर्फ होता है। अब यहाँ पे लेंस के लिए निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है, क्या चीज निगेटिव होगा क्या चीज पॉजिटिव होगा, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। लेंस के मुख्य अक्ष को निर्देशांक एक्स एक्सिस माना जाता है। ठीक है, सभी दूरियां लेंस के प्रकाश के केंद्र से नापी जाती है। अभी मैंने वैसे बोल दिया है, जैसे मान लीजिए अगर ये लेंस है तो ये केंद्रक हुआ ऑप्टिकल सेंटर, तो हमेशा जो नापेंगे इस तरफ से ही नापेंगे। ठीक है ना, मतलब यहाँ से नापा जाएगा, चाहे हम इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही नापा जाएगा। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत में मापी गई सभी क्या होता है, निगेटिव। मतलब आती हुई ऐसे अगर आ रहा है इस दिशा में, मान लीजिए हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो माना जाएगा पॉजिटिव,
और वही इस तरीके से अगर जाएगा तो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। ठीक है बच्चों। लेंस, अब यहाँ पे लेंस का जो है ना हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। लेंस के लिए वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, v। अगर कोई वस्तु की दूरी है उसको कैसे नापते हैं, u से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है ना। नापते मतलब u किससे हम लोग उसको बात करते हैं। फिर प्रतिबिंब की बातें करें, प्रतिबिंब की दूरी के लिए v से और फोकस दूरी को f के बीच में। यहाँ पे आपके लिए लेंस का सूत्र दिया हुआ है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये आपको याद रखने की जरूरत है। प्रकाश केंद्र अगर बात करें, यहाँ तो कोई चित्र तो दिया नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐसे कह सकते हैं, इसका दो फॉर्मूला होगा। इसमें मैग्निफिकेशन की बात करें बच्चों, इसमें पॉजिटिव v बाय यू एक ये फॉर्मूला होता है आवर्धन आवर्धन निकालने के लिए, और दूसरा फॉर्मूला होता है आपका मैग्निफिकेशन निकालने के लिए ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बाय में क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई। ये दो आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यही है आपका, यह है प्रतिबिंब की ऊंचाई और यह है आपका वस्तु की ऊंचाई। इसी दोनों के अगर अनुपात को क्या कह सकते हैं, आवर्धन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आवर्धन को हम लोग एम से, ठीक है, बात समझ में आ गई। किसी लेंस की क्षमता को, जिसको पावर ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं, तो पावर ऑफ लेंस किसको बोल सकते हैं, मतलब इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ को, जो फोकस दूरी होता है उसके उल्टा को विपरीतात्मक, ठीक है ना। अगर कहते हैं हाँ व्युत्क्रम को नापी गई चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो है ना हम लोग मीटर से लगाते हैं, इसको डायोप्टर भी बोल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर अगर बात करें, अगर पावर ऑफ लेंस की बात किया जाएगा तो पावर ऑफ लेंस इक्वल हो जाएगा 1/f, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, मतलब पावर ऑफ लेंस, मतलब हम यहाँ पे कह रहे हैं जो लेंस की जो क्षमता होता है उसकी फोकस दूरी की क्या होता है, व्युत्क्रम कर्म होती है। ये रहा फॉर्मूला सर जी। उसके बाद ये मीटर से हम लोग डिनोट करते हैं इसकी दूरी। अगर फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी होगा बच्चों वो किससे हो जाएगा, मीटर से। इसको हम लोग डायोप्टर, मतलब लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर के भी नाम से जानते हैं, इसीलिए डायोप्टर लगाना है। एक डायोप्टर जो है ना उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी क्या हो, 1 मीटर हो। ये आपको 1-2 मार्क्स में जो आने की चांसेस रहता है। परिभाषा देने के लिए, जो परिभाषा है इसका बताओ। अब यहाँ बच्चों अभी तक जो हमने क्लासेज में बात किया है वो यही बात किया है। आपको ये याद रखना है, जो एन का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो साइन आई बाई साइन आर, जहाँ पे एन आवर्तनांक और आई का आपतन कोण और आर मतलब अपवर्तन कोण बोला गया होना चाहिए। लेंस का ये सूत्र दिया गया है और यहाँ पे ये भी हमने अभी बताया है। और लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस की बात करें 1/, लेंस की फोकस दूरी यदि एफ के मीटर में मापा जाए तो पी मतलब डायोप्टर होता है। यहाँ पे दिया गया पूरा पावर ऑफ लेंस का अगर बात करें एक तरीके सटा के अगर रखें तो यहाँ पे यही बनता है। तो आई होप आपको ये एक वन शॉट वीडियो में अगर बात करें, आपको हम फटाफट समझाने की कोशिश किए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप सफल होना चाहते हैं, बच्चों ध्यान सुने, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने आप को काम में अग्रता लाना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है, अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में क्या लाना पड़ेगा, अग्रता लाना पड़ेगा। जो हम खुशी से सीखते हैं, जो हम खुशी से सीखते हैं, हम कभी उसे भूलते नहीं हैं। ठीक है बच्चों, हम कभी उसे भूलते नहीं हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं। बस चलने का हौसला होना चाहिए, बस चलने का हौसला होना चाहिए। क्योंकि सफर को, सपनों को साकार करने के लिए, सफर से सपनों को साकार करने के लिए शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। जी हाँ बच्चों, हम ये कहना चाह रहे हैं, सपनों को साकार करने के लिए सफर की अगर बातें करें वो खुद से करनी पड़ती है। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, यकीनन आएंगी, लेकिन हार कभी मत मानना, हार कभी मत मानना बच्चों। ठीक है, जो रास्ते से नहीं डरे, जो रास्ते से नहीं डरे वो मंजिल तक पहुंचे। जी हाँ बच्चों, जो रास्ते से नहीं डरे वो मंजिल तक यकीनन पहुंचे। थैंक यू।